फ्रेंड्स, आज आषाढ़ी है तो इनकी डैडी को जल्दी जाना है, सुबह सुबह ही जल्दी जाना है क्योंकि शोरूम में कोई काम करने वाले मतलब जो मैनेजर है वो भी नहीं है और जो और भी फाइनेंसर हैं वो भी नहीं है, तो इनको जल्दी जाना है। मैं फटाफट जल्दी से इनके लिए खाना बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने दाल पीसी है, अभी सुबह सुबह पीसी है, और फिर ये चने की दाल है और ये उड़द की दाल, और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। तो मतलब मसाला भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत जल्दी जाना है क्योंकि कोई है नहीं शोरूम पे। मेरे हस्बैंड को घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैं चने की दाल जो है वो भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ मतलब, तो इसी से बिरयानी बनेगी। रखे ये कुछ आम ख़राब हो गए हैं, ये पीछे वाले आम हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये वाली दाल उड़द की भूननी है मुझे, आटा मार रही हूँ मैं, और चने की मैंने फ्राई कर लिए, भून रही हूँ, कह रही हूँ फ्राई होती है। हाँ, भूनना फ्राई होना एक ही चीज़ है। और यहाँ फ्रेंड्स, ये मेरी सब्ज़ी बन गई है घुइयाँ की। साथ ही साथ मैं जो है इधर बर्तन मांजती जा रही हूँ। इधर मैंने आटा मार लिया है, और अब जो है मैं उड़द की दाल की जो है दाल को मैं जा रही हूँ फ्राई करने, और जीरा डालने जा रही हूँ। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमारा कोना नहीं। नेगोशिएट कीजिए, से थैंक यू बोलो। गंजी गुड़िया थैंक्स बोलिए। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कपड़े धो दिए हैं, पुच्चू ने सुखा रहे थे वो, और आधे विशु सुखाएंगे, और ये मैंने बर्तन धो के लगा दिए हैं, थोड़े से बर्तन और धो लिए। इधर मैं जो है ये बिड़ई बना रही हूँ, बिड़ई कहते क्या कहते मतलब दाल की रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे रोटी बनती है इस तरफ, और मेरे मैके की तरफ पूरी कचौड़ी बनती है। तो मैं जो है दोनों त्यौहार की तरह बनाती हूँ। तो दिन में जो है रोटी का बना लेती हूँ, रोटी और मतलब ये सब्जी इसकी गुड़िया की सब्जी भूल जाती हूँ एकदम से, बात करते करते नाम भूल जाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, जो है रात में कचौड़ी बना लूँगी। ठीक है मम्मी, चलो हैं दाल, ठीक है, वो भी दोनों दाल है, दाल की रोटी बनेगी, शाम कचौड़ी बनेगी आटा। चलो। तो फ्रेंड्स, रेखा भाभी की मम्मी, हाँ बंद करो, जो है आषाढ़ी है, आषाढ़ी में चने की दाल और उड़द की दाल इनकी जो है बिड़ई बनती है, बिड़ई कहते हैं इसको, रोटी, दाल की रोटी, उसको बिड़ई कहा जाता है, जो कि आम और घुइयाँ की सब्जी के साथ खाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं थाली तैयार कर दी है, मैंने दिखा रही हूँ आपको। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था
लेकिन जब अब मैंने खाया है तो अब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे यहाँ तो इसकी कचौड़ी बनती है, और लेकिन यहाँ पर ये बनता है, ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। आम और ये घुइयाँ की सब्ज़ी और दही, ये है आज की जो है ये थाली है। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ विशु को देने के लिए। अब पुच्चू पूछ रहे हैं कि ये गुड़ाई के साथ में आम क्यों खाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब परंपराएं हैं, उन बच्चों को हम लोगों को बतानी होती है। अब आम के साथ खिला देती हूँ, घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ खिलाया, आम के साथ। तो फ्रेंड्स अब कृष्णा को सुलाने जा रही हूँ। तो ये दोपहर में कृष्णा आराम विश्राम करेंगे। फ्रेंड्स अब मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, बिरहई, आम और घुइयाँ की सब्ज़ी। तो आप लोग भी अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे आज के त्यौहार का। तो आज बहुत अच्छा त्यौहार होता है, इसमें बहुत टेस्टी जो है। और हम लोग शाम को जो है कि कचौड़ी भी बना लेते हैं। मेरे मायके में कचौड़ी खाई जाती है, तो शाम को इसी का ही कचौड़ी बनाएंगे, तो दिखाऊंगी आपको। बच्चों को दूध दे दिया है, कृष्णा को दूध पिला दिया, सर को चाय दे दी। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और जो है आटा ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, एक टाइम का या उससे भी कम, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स आज सोच रही हूँ फिर खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि खिचड़ी खा लेते सब लोग, और वो खाया है सब लोगों ने। तो वो भारी होती, क्या कहते हैं, नाम भूल गए, दाल की रोटी जो होती है, बिड़ई होती है, वो नाम भूले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो है वो उड़द की दाल जो होती है वो भी भारी होती है, चने की दाल भी। तो अच्छा है थोड़ा खिचड़ी खाएंगे तो हल्का रहेगा, और वो दही भी रखा हुआ है। तो उड़द की दाल की खिचड़ी बना लूँगी मैं, सादी सी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स देखिए पूरा किचन फैला पड़ा है। सर जा चुके हैं पढ़ा करके, कुछ गेम खेल रहे थे, और मुझे बनाना था कुछ भी अच्छा ही बनाना था खाने के लिए। अभी बात हुई थी, पीछे से मारोने लग रहे हुए, तो गुस्सा मारे ना। तो फ्रेंड्स जो है अभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैंने उनसे बात की कि क्या खाएंगे, तो वो कहने लगे कि क्या बना रही हो। तो फिर मैंने बताया कि खिचड़ी। तो वो चावल, आपको पता है परहेज़, बहुत ज़्यादा परहेज़ी और डाइटी खाना खाते हैं, डाइट पे ही रहते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि बाहर होटल में उनके फ्रेंड्स लोग हैं, खाएंगे वो कुछ नहीं, वो खाएंगे दाल खाएंगे और रोटी खाएंगे, बहुत परहेजी खाते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है। और मुझे 1000 तरह की बीमारी है, बिल्कुल सब चीज़ मना ही है मेरी, लेकिन खूब आम खाती हूँ मैं, सारी चीज़ें खाती हूँ, कोई कंट्रोल नहीं। शुगर वाली चाय सब चीज़ चल रही है, अब देखिए कब तक चलती है फ्रेंड्स। तो जो है दिखा रही हूँ, किचन एकदम ऐसी पड़ा हुआ है, दिखा रही हूँ। दाल, उड़द की दाल ढूंढ रही थी मैं, तो वो डब्बे में ये पता नहीं क्या है, ये बेसन है, शायद बेसन ही है, सब फैल गया। देखिए किचन सारा फैला पड़ा हुआ है, गंदा। ये मैं धुलने, कल से नहीं, सुबह तो साफ़ किया ही था, वो अभी वो गंदा हो ही जाता है फ्रेंड्स। और अब जा रही हूँ मैं बर्तन मारने, उसके बाद जो है मैं अरहर की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं जो है अरहर की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। मसाला डाल दिया, नमक वमक सब डाल दिया, बस पानी डालने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं एक चैनल देखती हूँ, नाम नहीं आ रहा मुझे, शायद रितु या देहरादून का है। उनके हस्बैंड जो है कल ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत दुख हुआ, कोमा में थे वो। उनका ब्लॉग में अभी जल्दी मैंने शुरू किया, और एक शॉर्ट्स में देखा था कि उनके हस्बैंड कोमा में थे, वो सेवा कर रही थी। ऐसे ही मेरे पापा जो है उनका भी एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, और हेलमेट तो वो पहने थे, हेलमेट पहने हुए थे, वो भी उनके अंदर घुस गया था। इतना भयानक एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। उसके बाद ट्रक ने ठोकर मारी, तो उधर से बस आ रही थी, बस ने ठोकर मारी, 2 चीज़ों से एक्सीडेंट हुआ था।
और फ्रेंड्स ऐसे 9 महीने कोमा में रहे, तो उनकी खूब देखभाल की गई और वो बहुत लंबे चौड़े थे। जैसे ये यादव जी हैं, इनसे भी ज़्यादा लंबे चौड़े थे पापा मेरे। तो वो भी कोमा में ऐसे बेहोशी के उसमें रहते थे। तो उनको उठाने और करवट बदलने के लिए हमारे यहाँ बिज़नेस था, तो 3-4 नौकर थे, मतलब बहुत सारे नौकर थे, उसमें 3-4 नौकरों को वो करवट बदलने के लिए ही बुलाया जाता था, क्योंकि इतने भारी, एक तो वो भारी थे भी, लंबे चौड़े थे, और ऊपर से कोमा में जाने के बाद बेहोश जो होता है कोई पेशेंट, तो उसकी बॉडी और ज़्यादा दुगने वेट में हो जाती है। तो इस तरीके से उनको बिल्कुल बिल्कुल सेम कंडीशन थी जैसे इनके हस्बैंड 7 महीने जीवित रहे। नवंबर में मेरे पापा की भी मतलब एक्सीडेंट हुआ था, 21 नवंबर को हुआ था, और वो जो है 30 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी। पूरा मतलब 9 महीना पूरा करके, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है पेट में होता है, ऐसे बाहर निकलता है, जिस तरीके से सेवा की जाती है, उस तरीके से मेरे भाई, मैंने, मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की। इस तरीके से उनको इतनी ज़्यादा सेवा की गई, तो वो इतना खिंच गए थे। और उस समय के वो पहला या दूसरा एक्सीडेंट मतलब कोमा के पेशेंट थे। तब इधर इंडिया में ऐसा कोमा का पेशेंट जो है, ये 1999 की बात है, 99 की बात है, और वो 2000 में ख़त्म हुए थे पापा मेरे। तो बहुत दुख हुआ फ्रेंड्स उनका देख के मुझे। लेकिन एक हिसाब से उनके बच्चे इतने छोटे हैं, ऐसे हम लोग भी, मैं और मेरा भाई भी बहुत छोटे ही थे। तो फ्रेंड्स मतलब अगर वो और ज़्यादा दिन जैसे रह जाते और नहीं ठीक होते, तो मतलब भाभी जी जो हैं, जो भी, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, रितु यादव शायद नाम है उनका। तो वो और बच्चे जो है सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता पढ़ाई लिखाई में, सब चीज़ में बाधा होने में। तो जो अगर उनको, या तो वो खड़े हो जाते, और अगर नहीं खड़े हो पाती, जैसे अगर वो ऐसे भी 1 साल और बढ़ जाता, मतलब 2 साल भी हो जाती, तो बच्चों स्थिति घर की डामाडोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा ट्रीटमेंट में खर्च होता है, और दुनिया भर की सेवा करनी पड़ती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब एक हिसाब से उनको मुक्ति मिल गई तो उनकी आत्मा भी शांत रहेगी। शरीर में भी इतना कष्ट होता है कि घर वाले देख नहीं पाते, कराहते रहते हैं, ऐसे पेशेंट बोल भी नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं, इनकी आंखों में आंसू आता है। फ्रेंड्स ये मैंने बिल्कुल अपने पापा को देखा था, ये मेरे पापा बिल्कुल सेम कंडीशन थी यही, और बहुत दुख हुआ। लेकिन एक हिसाब से ये भी लग रहा है कि चलो उनको मुक्ति मिल गई, और भाभी जी को भी थोड़ा सा आप अपने बच्चों को देखेंगी, नहीं उन्हीं की सेवा कब तक करती रहती हूँ, बच्चे भी मतलब कैसे पढ़ते लिखते, कैसे क्या होता। अभी उनके पिता के लिए बहुत बड़ा दुख था, जो भाभी जी के जो ससुर जी हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुख है, अपने जवान बेटे को अपने हाथ से वो मतलब उन्होंने अंतिम संस्कार किया होगा। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन एक हिसाब से उनको मुक्ति मिल गई। तो अब ये थोड़ा है कि एक हिसाब से ये रिलैक्स हो करके ये लोग अपनी ज़िंदगी अपना आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, आदमी आता है जाता है, दुनिया नहीं रुकती, कुछ काम नहीं रुकता है, किसी के आने जाने से कुछ रुकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है, इस तरीके से उनको, भाभी जी को हिम्मत बंधे, और भाभी जी जो हैं बच्चों को अच्छे से पालें, बच्चों को भी हिम्मत आए, और धीरे धीरे बच्चे तो खैर अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन भाभी जी के का ये दुख जो है कोई दूर नहीं कर पाएगा। वो भैया और भाभी दोनों को मैंने देखा है, वीडियो इन्होंने अपने पिछले इनके अभी मैंने देखे, तो बहुत दुख हो रहा, बहुत प्यार था उन दोनों में। भाभी जी भी बहुत अच्छी हैं देहरादून की, वो मैंने उनका देखा है कई ब्लॉग। तो फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ सुन करके। मैंने बर्तन धो लिए हैं, कुछ नीचे लगा दिए, कुछ ऊपर लगा दिए हैं, और शेड और धुलाई वुलाई कर ली है। इधर जो खिचड़ी मैंने छौंक दी है, अब सीटी आ जाए तो बच्चों को खाना दूँ और मैं नहाऊंगी। और जो फ्रेंड्स मेरी आदत नहीं है, मैं कपड़े जो है काम मुझसे ज़्यादा होता नहीं है, तो जो काम मैं करती हूँ मेरे कपड़े गंदे हो जाते, तो मैं ऐसे ही पुराने गाउन, दो तीन जो पुराने गाउन है वही डाले रहती हूँ। एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, और अब पार्क भी इधर नहीं जा रही हूँ, तो कुछ भी अच्छा कपड़ा मैं आप लोगों को मिलती नहीं होंगी, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ठीक ठाक से नहीं रहती। अब थोड़ा सा मैं सही से रहना शुरू करूँगी। तो कृष्णा को भूख लगा दिया, जल पिला देती हूँ। ये देखिए फैट कितना रेडी रेडी, मसाला खाना बंद कर दिया। एसी इतना अच्छा है नया वाला, उससे कृष्णा एकदम ठंडे हो रहे हैं, एकदम ठंडक लग रही है कृष्णा को अच्छे से। बहुत कूल कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इतना पूरा भरा हुआ था, पुच्चू ने आधे से ज़्यादा कपड़े सुखा दिए, विशु के लिए सजा है, ये दोपहर से डाल नहीं रहे, पढ़ने में लगे हुए और सो भी चुके हैं। और जो है फ्रेंड्स सारा काम हो गया मेरा। आज जो है मैंने ये जो खाने के बर्तन हैं, खाने के बाद निकले हैं, खिचड़ी जो बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, तो वो धोए नहीं है मैंने। जो है अभी मैंने देखा, वो जो मैं ब्लॉग देख रही थी वो रितु यादव है, उनके हस्बैंड पुलिस में थे जो ख़त्म हुए। अभी मैंने देखा नाम, तो हाँ वो रितु यादव ही नाम है उनका ब्लॉग का, वो देहरादून की हैं। तो कल उनके हस्बैंड सुबह 8-9 बजे के बीच में ख़त्म हो गए। तो फिर जो है बहुत दुख की बात है, कोमा में थे, 7 महीने पूरे कोमा में रहे। मेरे पिता भी ऐसे ही रह चुके, मेरे पापा भी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया था आगरा से लखनऊ हो गया था। तो वो अपने पेपर्स लेने के लिए गांव जो है हम लोगों का बाराबंकी के पास, तो वहाँ पर वो पेपर ऑफिस में लेने के लिए जा रहे थे, मतलब वहाँ से कुछ ऐसे कुछ पेपर करवाना था। तो जब वो जा रहे थे तो बाराबंकी के आगे रामनगर की रोड पर, तो वहाँ पे लोधेश्वर महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, वो बहुत फेमस, मतलब एक धाम है, तीर्थ स्थान है, मतलब देवा शरीफ भी सुना हो आप लोगों ने, बाराबंकी में देवा शरीफ है, उसके आगे जो है रामनगर में लोधेश्वर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वो बहुत फेमस है। ये सब अयोध्या रोड पे ही पड़ता है, ये अयोध्या उसकी वही उधर ही फैज़ाबाद रोड पड़ती है उसी साइड में। तो फ्रेंड्स मेरे पापा जो है उसी में एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वो जा रहे थे उससे जा रहे थे अपनी बाइक से, स्प्लेंडर से। तो वो जा रहे थे, उधर से बस ने उनको ठोकर पीछे से मारी, उस तरफ से ट्रक आ रही थी, तो उसी में उन्होंने अपने आप को काफ़ी संभाला और संभालते उन्होंने दूसरी जगह रोड, मतलब नीचे ढलान की तरफ ही वो मतलब गिर गए, चले गए और भयानक चोट आ गई उनको, मतलब एक्सीडेंट उनका हो गया। तो 9 महीने कोमा में रहे थे। तो जो उनके इनके हस्बैंड के साथ जो चीज़ें, जैसी आवाज़ वो करते थे, जैसे खाते पीते थे, ये वाला ब्लॉग देखकर बिल्कुल मुझे वही याद आ गई। तो मेरे जो पिता हैं वो मेरे पापा जो है नवंबर में उनकी एक्सीडेंट हुआ था, 99 नवंबर में, और जो डेथ हुई थी वो 2000 अगस्त में, मैंने बताया भी है आके, पहले बताया उसमें। तो अगस्त में उनकी डेथ हुई थी, 27 अगस्त को हुई थी, याद आ गया मुझे, 27 अगस्त को। अब ये जो है इधर आने वाला है, अगस्त आने, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारी वही घटनाएं, वही जैसे जैसे वो कर रही थी ये सब चीज़ें, पूरा परिवार उसी में लगा रहा था। मैं तो रोती रहती थी। फिर मैंने पास की स्कूल ज्वाइन कर लिया था पढ़ने के लिए, थोड़ा माइंड चेंज हो जाए मेरा, देख कर मैं रोती थी उनकी स्थिति, क्योंकि तब वो इक्का दुक्का केस, वही पहला दूसरा केस हुआ था जो ये कोमा का। उसके पहले कोमा के पेशेंट यहाँ इंडिया में सुनने को बहुत कम मिले थे, तो वो भी रेयर, पापा का जो इस तरह का केस हुआ था, उसके बाद तो काफ़ी सुनने में आता ही रहा, मतलब आगे चल के आते रहा। तो फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ इन्हीं भावनाओं के साथ में। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।